ये जो रिकॉर्डिंग के लिए बार बार कहते हैं ना, सो रहे होते हैं, कहते हैं चलो बाद में सुन तो लेंगे उसका। अगर है चलो EQ जो है बेसिकली अनडिसाइडेबल, इसको हम विदाउट जो है बेसिकली रिड्यूसिबिलिटी भी प्रूव कर सकते हैं कि EQ जो है अनडिसाइडेबल है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम इसको रिड्यूसिबिलिटी से करें, लेकिन क्योंकि हम इसको रिड्यूसिबिलिटी में, क्योंकि आप EQ को अनडिसाइडेबल प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्यूरिंग मशीन बनाएं जो कि इसकी अनडिसाइडेबिलिटी को प्रूव करे। ये हम पहले कर चुके हैं। एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन हो जो इस बात को प्रूव करे कि ये EQ जो है अनडिसाइडेबल, तो इसके लिए आप एक एल्गोरिथम लिखेंगे। वो एल्गोरिथम जो है वो जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को देंगे। यानी अब हम अगर पिछले मेथड को देखें तो उस मेथड के बेसिस पे हम एक यूनिवर्सल UTM बनाएंगे, और UTM के अंदर बेसिकली कुछ एल्गोरिथम लिखेंगे जो बेसिकली इस बात को प्रूव करेगा कि इक्वलिटी जो है, यानी इक्वलिटी मतलब है कि दो ट्यूरिंग मशीन मिल रही है, तो ये दोनों ट्यूरिंग मशीन TM1 और TM2 जो है ये बेसिकली इसको एज ए इनपुट दिया जाएगा TM1 TM2, और बेसिकली वो एक एल्गोरिथम के थ्रू प्रूफ करेगा कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ये बात प्रूफ करने के लिए जो मेहनत की जाएगी वो बेसिकली उसको कहता है कि ये बेसिकली अनडिसाइडेबल होगा, ये काम अनडिसाइडेबल होगा। तो हम विदाउट रिड्यूसिबिलिटी भी प्रूफ कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि इस वक्त टॉपिक रिड्यूसिबिलिटी का, तो हम रिड्यूसिबिलिटी देखने तो कह रहे हैं कि अगर जिस तरह अभी मैं यहाँ पे पूछा कि मिसाल के तौर पे ये जो बात अभी यहाँ पे हो रही थी, ए सर्कुलर जो है, ए सर्कुलर जो है वो बेसिकली इज अनडिसाइडेबल, ये तो मैं कराने जा रहा हूँ, ये एक अनडिसाइडेबल है। तो इसके लिए हमने कहा कि हम या तो EQ जो है या फिर एम्प्टी सेट है, इस तरह की कोई भी बात की जाए तो बेसिकली इसके लिए हम रिड्यूसिबिलिटी का सहारा लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। तो उसमें हम कहते हैं कि भाई सिर्फ ये मैपिंग के लिए आसान हो कि मैप किस तरह करना है, तो उस मैपिंग के लिए हमने यहाँ पर इसी तरह EQ के लिए एक बात करेंगे तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ATM, ठीक है, ATM reduces to EQ, ठीक है। इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि वी कैन यूज द EQ डिसाइडर फॉर एग्जीक्यूटिंग द ATM, यानी पूरा का पूरा, यानी EQ को हम इस्तेमाल करेंगे जो ATM के डिसाइडर को बनाने में इस्तेमाल हो। तो अगर ये बन जाता है, अगर हम इस तरह कर लेते हैं, इस तरह रिड्यूस कर लेते हैं, तो ATM जो है वो बेसिकली अनडिसाइडेबल है, तो EQ भी क्या होगा, अनडिसाइडेबल। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। तो यहाँ पे इसने कहा कि ये जो थ्योरम हमें दिया हुआ है इसके बहुत सारे और थ्योरम बन सकते हैं, और अभी हम अनडिसाइडेबल की बात कर रहे हैं। तो ए सर जो है वो बेसिकली तो ए सर जो है बेसिकली क्या काम कर रहा है कि M accept W if M accept a circular rotation of W by 1 plane, यानी M जो है वो W को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ उसी वक्त जब M जो है वो उसके सर्कुलर रोटेशन को भी एक्सेप्ट करता हूँ। सर्कुलर रोटेशन मींस इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो कहता है कि वी वांट टू शो दैट ए सर इज अनडिसाइडेड, हमें प्रूव करना है ए सर इज अनडिसाइडेड। इसके लिए हमने कहा कि भाई मशीन डिजाइन करते हैं, वी विल रिड्यूस, अब देखें रिड्यूस लिखेगा, वी विल रिड्यूस ATM टू ए सर, वी कैन राइट वी विल रिड्यूस H halt टू द ए सर, क्योंकि H halt भी अनडिसाइडेबल है। तो ये जो अनडिसाइडेबल पहले से हमें पता है उनको इस्तेमाल करके ये इसके लिए प्रूफ बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम इसको एग्जिबिट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ATM क्योंकि अनडिसाइडेबल है तो ए सर भी जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल। तो कहता है assume we have a TM, अब इसलिए यहाँ पे प्रूविंग के लिए प्रीरिक्विजिट पूरा कर रहा है। कहता है assume we have a TM R that decide A sir and we want to show that TMH, ठीक है, that decide ATM। अब इन्होंने दो ट्यूरिंग मशीन और दी जो इस बात को प्रूव करेंगे। कहता है कि R ट्यूरिंग मशीन जो है, ट्यूरिंग मशीन R, एक नाम दिया उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का R, वो ए सर का डिसाइडर है, ठीक है। और जो ट्यूरिंग मशीन ATM का जो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन है जो इस ATM को इस्तेमाल करे, यानी इस ATM के लिए बनेगा, यानी इस्तेमाल करेगा, उसको हम कह रहे हैं H। तो ATM का जो डिसाइडर है वो H है,
और जो एसर का डिसाइडर है वो बेसिकली आर के नाम से। यानी डेफिनेटली एक ट्यूरिंग मशीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिसाइडर बनाने के लिए एक और ट्यूरिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहा था। यानी अगर मैं ये बात अगर समझ लिया किस तरह समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि एसर को अगर आपने प्रूफ करना है, एसर अगर आपने प्रूफ करना है, ठीक है, सॉरी, ए सर का अगर प्रूफ करना है तो विदाउट रिडक्शन करेंगे तो आप कहेंगे ए सर को प्रूफ करने के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनाई जाएगी, जो इसके अंदर हम एक एल्गोरिथम लिखेंगे जो ए सर को जो है प्रूफ करेगा। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन होगी इसको यूटीएम कहेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी आपको एक ट्यूरिंग मशीन ही रिक्वायर्ड, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे बात हो रही है कि ए सर का डिसाइडर जो है वो आर है, और जो एटीएम है उसका डिसाइडर जो है वो एच है। यहाँ पे लिखा है एच इज द स्पेसिफिक डिसाइडर फॉर एटीएम और आर इज द डिसाइडर फॉर एसर। ठीक है, ये दो चीजें हमने ली। तो याद होगा आपको लास्ट क्लास में इस तरह कहा था कि ये बेसिकली एच है, ठीक, और ये एटीएम का डिसाइडर है एच, और यहाँ पर हमने कहा कि ये बेसिकली इस इनसाइड है इसके जो कि आर है, और ये डिसाइडर है बेसिकली एटीएम का ए फॉर डीएम, और ये बेसिकली डिसाइडर है फॉर ए ऑफ सर्कुलर। ठीक हो गया ये। अब इसका जो इनपुट होगा, आउटपुट होगा, ये तो इनपुट लेगा यहाँ से, और इसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली हम इसको देंगे, टेप के ऊपर देंगे, और टेप जो है इसको इनपुट दिया जाए, और उसके बाद यहाँ से ये फाइनल आउटपुट जो है वो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। ये डिसाइड करेगा इसके लिए कि इसका आउटपुट डिसाइड करेगा कि ये बेसिकली क्या रिजल्ट। तो अब ये बेसिकली अगर डिसाइड करेगा और हम इसको एग्जिबिट कर लेंगे इस तरह से, हम कहेंगे कि ये क्योंकि एटीएम एक अनडिसाइडेबल है, तो फिर ये वाली मशीन जो बनाई है ना हमने, जो डिसाइड कर रही है फाइनल वर्जन, वो भी बेसिकली एक अनडिसाइडेबल। तो ये तरीकेकार हर लैंग्वेज के लिए होगा जो हम रिड्यूसिंग से करना चाहते हैं। और लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे ही किया था, जिसमें हमने हॉल्ट को पहले प्रूफ किया था। अगर आप देखें तो ये डायग्राम हमने यूज की थी, इसमें जो कहा था कि ये एच है जो कि बेसिकली यूज हो रहा है। ठीक है, डायग्राम पे भी मैं आता हूँ, दानिश में डायग्राम पे आता हूँ। ये लास्ट क्लास की डायग्राम थी, हमने कहा था कि बेसिकली इस तरह से हमने इसको सिमुलेट कर लिया था। जब इस तरह सिमुलेट कर लिया था तो एच जो था वो एटीएम का डिसाइडर था, आर जो है वो बेसिकली डिसाइडर था एच हॉल्ट का। हमने कहा था कि अगर ये एग्जिबिट हो गया है तो एच अनडिसाइडेबल है, तो ये भी अनडिसाइडेबल, और ये बेसिकली यूज हो रहा है किसके लिए, इसके फाइनल वर्जन के रिजल्ट्स के। तो यही चीज हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। किसी को भी यहाँ पे भी इस तरह करेंगे कि एटीएम को इस्तेमाल करते हुए इसको सिमुलेट करेंगे, इसका आउटपुट जो है एटीएम सर को देंगे, इसके यानी इसके डिसाइडर को देंगे, आर को देंगे, और आर डिसाइड करेगा कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इस थोड़ा ट्रिकी तो है बस, लेकिन स्टेप फॉलो करने में कि ये काम किस तरह हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये मतलब हम उस लेवल पर काम तो नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके बेसिकली हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम आगे जब कोई एल्गोरिथम बनाएं ये देख सकें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस्तेमाल होगी नहीं होगी। तो ये हम इसके एल्गोरिथम्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं हमें पता भी नहीं था, क्योंकि गूगल अपने एल्गोरिथम्स बनाने में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम है, आपको उसमें तो नहीं लिखे होते, लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करें डायगोनलाइजेशन जो हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, उससे पहले की क्लासों में, कि डायगोनलाइजेशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज के एग्जिस्टेंस के बेसिकली प्रूफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो गूगल अपने सर्चिंग मैकेनिज्म में ऐसे एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम यहाँ पर मौजूद थे। अब इसने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है, वो ये कहता है कि ये इस वक्त करंट डायग्राम, तो ये कहता है ये है कि एक ट्यूरिंग मशीन है, एटीएम का डिसाइडर है एच, एटीएम का डिसाइडर है एच, और ये एच जो है बेसिकली एटीएम का डिसाइडर है। और ये एटीएम का डिसाइडर काम कैसे करता है, एटीएम का डिसाइडर, और ये एटीएम का डिसाइडर काम इस तरह करता है कि एच टेक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एम एंड डब्ल्यू, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन एम डब्ल्यू, और आउटपुट टेप के ऊपर इस इनपुट को लेने के बाद इस आउटपुट के ऊपर जो है वो एम डब्ल्यू एक और ट्यूरिंग मशीन की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देता है इसके टेप के ऊपर, जो इसको एज ए इनपुट दी जाएगी। देखिए एज ए इनपुट डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, ये जो एंगल ब्रैकेट है ये डिस्क्रिप्शन को शो करता है।
इसका मतलब है कि ये इनपुट लेता है m और w। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि m एक्सेप्ट w, ये एक आम बात है, लेकिन कब करेगा? इफ एंड ओनली इफ m एक्सेप्ट अ सर्कुलर रोटेशन ऑफ w बाय वन प्लेस। यानी अगर m जो है वो सर्कुलर रोटेशन को एक्सेप्ट करता है, ये जो m आप दे रहे हैं यहाँ पे, ये m अगर सर्कुलर रोटेशन को एक्सेप्ट करता है तो w भी एक्सेप्ट हो जाएगा। m एक्सेप्ट w इफ एंड ओनली इफ m एक्सेप्ट अ सर्कुलर रोटेशन ऑफ w। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेसिस पे ये इन्होंने डायग्राम बनाई है, और ये जो डिसाइडर है ये बेसिकली ए सर्कुलर का जो है वो डिसाइडर आर के नाम से, और ये फाइनल एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो पेश करें। और इसका जो इस वाले जो मशीन है, ये वाला जो मशीन आपने यहाँ पे बना रहे हैं, इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली इसको दिया जाएगा, और वो आउटपुट जो है वो ये रहा, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि एच टेक्स इन दिस, एच जो है वो टेक इन दिस, ये लेता है, एंड क्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ टी। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है ये यहाँ पे बता रहा है, ये किस टाइप की डिस्क्रिप्शन है जो कि बेसिकली आउटपुट पे शो करेगा, और जो कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट की फॉर्मेट में होंगे। तो कहता ये है कि दिस इज द बेसिकली डिस्क्रिप्शन। कहता है एम डब्ल्यू, जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा है हमारा एच, वो क्या है? वो ये है कि एम डब्ल्यू इज टी एम टेक्स इनपुट w prime and decide if w prime is equal to w, and also decide if w prime is equal to w rotated right one place। ठीक है, तो ये बेसिकली mw की डिस्क्रिप्शन में लिखी जाएगी। दोबारा पढ़ लेते हैं उसको। mw is our tm, mw जो डिस्क्रिप्शन बना रहा है, h जो बना रहा है, tm takes input w prime, यानी हम बनाएंगे और वो उसको कहेंगे कि w प्राइम इनपुट ले रहा है, एंड डिसाइड इफ w प्राइम, और डिसाइड करेगा कि w प्राइम जो है वो w के बराबर है, एंड also decide if w प्राइम is equal to w rotate right one place, और ये भी डिसाइड करेगा। तो ये बेसिकली जो हम यहाँ पे एक मशीन डिस्क्राइब, अब इसमें बुक में आप देखेंगे, बुक में तो ये नहीं मिलेगा, जब आप उसको मतलब रीड आउट करेंगे तो ये आपसे कहना ये चाह रहा है कि ये एक ऐसी मशीन इसके अगेंस्ट में डिजाइन कर रहा है, एच एक और नई मशीन डिजाइन कर रहा है, जो इनपुट तो ये ले रहा है, लेकिन इसके बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि W जो है वो W प्राइम के इक्विवेलेंट है या नहीं, या W प्राइम जो है वो W के इक्विवेलेंट है या नहीं, या W प्राइम जो है वो W प्राइम रोटेशन के इक्विवेलेंट जो है वो है या नहीं। इस बेसिस पे ये बेसिकली मशीन डिस्क्राइब हो रही है। ये एच का काम है जो ये डिजाइन कर रहा है। कहता ये है कि MW is TM that takes input W prime and decide if W prime is equal to W, and also decide if W prime is equal to W rotate right one place। यानी ये भी डिसाइड करेगा कि ये वन राइट प्लेस जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके तीन ऑप्शंस बनते हैं, तीन ऑप्शन पर आप एक दफा रीड करें, मैं आपको एक दफा आप रीड कर लें, तीन ऑप्शन को रीड करें तो फिर मैं आपको लेता हूँ क्वेश्चन ना।
जी भाई, तो एच का काम समझ में आ गया। एच ने सिर्फ ये देखना है कि वो वन प्लेस रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वन प्लेस रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और रोटेट हो रहा है तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दे देगा एक्सेप्टेंस वाली, और अगर एम रोटेट नहीं हो रहा तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। जो एम कॉमा डब्ल्यू की जो एक्सेप्टेंस आ रही है यहाँ पे, तो वो बेसिकली यहाँ पे इसको सिमुलेट करेगा और ये देखेगा कि एम कॉमा डब्ल्यू से जो एम मशीन बना के दे रहा है जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, तो वो यहाँ पे ये देख रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन में एम डब्ल्यू है वो उसका वन सर्कुलर रोटेशन है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी एक मशीन डिस्क्रिप्शन में लिख के यहाँ पे दे देता है, ठीक है। और अगर बेसिकली इन दोनों केसेस से हटके कोई चीज़ है, इफ इनपुट डब्ल्यू इज नॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू रोटेटेड देन इज रिजेक्ट, और उसको क्या कह रहा है, एम डब्ल्यू जो है वो रिजेक्ट वाली डिस्क्रिप्शन लिखी, यानी डिस्क्रिप्शन लिख रहा है पूरी वो। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो दोबारा से यानी एम डब्ल्यू यानी सिंपल डब्ल्यू है तो उसको सिमुलेट करेगा, तो ये भी बेसिकली रिजेक्ट वाले केस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इसके आउटपुट्स हैं अगर देखा जाए तो इसका जो आउटपुट यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर इस यानी जो आउटपुट दिया जाएगा वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में दिया जाएगा कि एम एक डिस्क्रिप्शन है और इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर जो है वो आर डिसाइडर ने डिसाइड करना है। अब देखें डिसाइडर ने क्या डिसाइड करना है कि जब ये इनपुट लेगा तो आर सर्कुलर ये डिसाइड करेगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कब करेगा डिसाइडर के मींस एम एक्सेप्ट डब्ल्यू, यानी जब एम डब्ल्यू जो हमने डिस्क्रिप्शन बनाया है अगर ये एक्सेप्ट कर रहा होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, और ये कब एक्सेप्ट आर कब एक्सेप्ट कर रहा होगा जब मींस, इसका मतलब क्या है कि एम एक्सेप्ट डब्ल्यू, यानी यहाँ से जो इनपुट आ रहा है इसके लिए जो ये एम डब्ल्यू डिजाइन किया गया है अगर ये सर्कुलर को एक्सेप्ट कर रहा हो तो फिर वो हमारा आर भी इसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये सर्कुलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यानी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बना रहा है तो ये बेसिकली उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये बेसिकली हमने डिसाइडर जो है फाइनल डिसाइडर जो तय किया है कि ये काम कर रहा होगा कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो पेश करेगा, और तीसरे वाले ऑप्शन को बेसिकली ये रिजेक्ट करेगा। तो इस बेसिस पे अब अगर हम कहते हैं कि ये हमने सिमुलेट कर लिया है, अगर हम इसको सिमुलेट करने में या एग्जिबिट करने में कामयाब हो गए हैं, तो इस बेसिस पे यहाँ पे 3-4 लाइनें इसने लिखी है, कहता है कि एम डब्ल्यू, ये तो हमने पढ़ लिया, तो कहता है कि वी हैव शोन दैट एच कैन क्रिएट एम डब्ल्यू सो दैट आर एक्सेप्ट एम डब्ल्यू इफ एम एक्सेप्ट डब्ल्यू, यानी आर एक्सेप्ट करता है एम डब्ल्यू को सिर्फ उसी वक्त जब एम जो है वो एक्सेप्ट करता है किसको, डब्ल्यू को। तो ये बेसिकली एक हमने सिमुलेशन बनाया था, होल सिमुलेशन शोन इन डायग्राम इज एग्जिस्ट एंड वर्किंग देन, यानी जो सिमुलेशन हमने बनाई है वो बेसिकली एग्जिस्ट करती है और वर्किंग में भी है, तो हम कहेंगे एटीएम रिड्यूसेस टू ए सर्क, और हमने ये बात की है कि एटीएम जो रिड्यूसेस टू ए सर्क है एंड एटीएम इज अनडिसाइडेबल, यानी एटीएम अनडिसाइडेबल है, तो इस बेसिस पे ए सर्कुलर भी जो है वो क्या होगा, अनडिसाइडेबल। तो ये बेसिकली इस तरह की कुछ छोटे से प्रूफ हमें जो है ना ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये बात की जाती है कि हम यानी ये मशीन डिजाइन करना ही एक आर्ट है कि ये मशीन हम डिजाइन, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना, इसको समझना, इसको जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में लिखा जाए, इसको हम किसी दूसरे डायरेक्शन में लिख के प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बात बयान करना है कि हम अब आपको जहन में नहीं आ रहा होता कि भाई हम एक मशीन बनाए तो इसको किसी और डायरेक्शन में प्रूफ करने करके फिर आप इसको इनपुट देते हैं जो कि बेसिकली इसके एलिजिबल होता कि ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है वो डिजाइन करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम यहाँ पर इसके लिए बात की थी कि यहाँ पे हमने कहा था कि एल प्राइम रिड्यूसेस टू एल, यहाँ पे ये बात डिजाइन की थी हमने। तो एल प्राइम रिड्यूसेस टू एल का मतलब ये था कि एल इज विल बी यूज्ड, एल विल बी यूज्ड फॉर डिसाइडर टू एल प्राइम। हमने कहा था अच्छा एल क्या होगा, एल बेसिकली एक्सेप्ट रिजेक्ट करता है। यहाँ पे हमने ये टेक्निक लगाई कि एल का आउटपुट जो है वो उसका अपोजिट होता है, तो इसको यूज करेंगे, इसका जो आउटपुट लेंगे वो अपोजिट कर देंगे। तो इस एल प्राइम को सिमुलेट करने के लिए एल यूज किया गया और एल का जो आउटपुट था उसको हमने बेसिकली अपोजिट कर लिया, समझ आएगा जी। तो इसी तरह से यहाँ पर अब यहाँ पे जो मशीन है इसको सिंप्लीफाइड, हमने इसको कुछ भी नहीं किया, हमने कहा कि इसका आउटपुट जो भी ये रिसीव करेगा वो डायरेक्टली रिसीव करके इसको दे देंगे, कुछ भी इसका काम नहीं करवाया हमने इससे। इस तरह भी हमने सारी सिमुलेशन में वर्डिंग लिखी, इसमें कुछ भी नहीं कराया, हमने कहा कि ये बेसिकली लेगा इनपुट और इसको हम पास कर देंगे। जब इसको पास कर देंगे तो ये जो आउटपुट देगा तो एल प्राइम के लिए आउटपुट अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट जो आउटपुट होगा बेसिकली
वो बेसिकली हमारे पास एल प्राइम का आउटपुट होगा। तो हमने एल को जो है वो यूज करके डिसाइडर एल प्राइम का बना लिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी यही किया, लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हुआ। हम इसके लिए हमने यहाँ पे इसकी कुछ वर्किंग की और उसका आउटपुट जो है इसको दिया है, और ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पे दे रहा है सर। तो इस बेसिस पे अगर हमारे पास एटीएम जो है वो अनडिसाइडेबल है, तो इस बेसिस पे यहाँ पर जो है वो ए सर भी जो है वो अनडिसाइडेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक दो प्रूफ और करने की कोशिश कीजिएगा। बुक से जो दिया हुआ है, बुक में 3-4 प्रूफ और दिए हुए हैं, इक्वलिटी का दिया हुआ है, एम्प्टी सेट का दिया हुआ है। तो इस तरह के 3-4 प्रूफ और बुक के अंदर जो है रिड्यूसिबिलिटी के चैप्टर में दिया हुआ है, उसको जो है प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगली बात जो इसने यहाँ पे पेश की वो ये है कि कंप्यूटेबल फंक्शन। कंप्यूटेबल फंक्शन क्या होता है कि अभी तक तो हम बेसिकली लैंग्वेज के प्रूवनेस की बात कर रहे थे ना, कि लैंग्वेज डिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल है, करेंगे तो यही। लेकिन एक अब ये कंप्यूटेशन फंक्शन के हवाले से है कि सपोज अ फंक्शन, मिसाल के तौर पे एक फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और वो है बेसिकली x और टेंस टू f ऑफ x, और इस फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 42 माइनस x। ये एक फंक्शन आपको दे दिया गया। कहते हैं क्या ट्यूरिंग मशीन इसको सिमुलेट कर सकती है? अब ये प्रूवनेस की बात नहीं है कि ये डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है, या ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं पार्ट है। अब वो कह रहा है कि क्या ट्यूरिंग मशीन इसको बेसिकली कंप्यूट कर सकती है, कैन बी सिमुलेट बाय द ट्यूरिंग मशीन। क्या मतलब होगा कि हम इस फंक्शन को ट्यूरिंग मशीन के अंदर सिमुलेट कर दें। ठीक है, यानी यहाँ पर इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे सिमुलेट कर दें, और जब भी कोई इनपुट दें, हम यहाँ पे गौर से सुनिएगा, जब भी कोई इनपुट दें x के फॉर्मेट में, यानी मिसाल के तौर पे x = 3 देते हैं हम, तो क्या ट्यूरिंग मशीन इसको सॉल्व करने के बाद आउटपुट टेप के ऊपर f of x कैलकुलेट करके दे देगा, यानी 3 के ऊपर 9, 42, 9, 51 माइनस 3, 47 या 48 जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा या नहीं आएगा? ये बेसिकली क्वेश्चन है अगर हम x3 देते हैं। तो क्या ट्यूरिंग मशीन के अंदर, अब देखिए ये नहीं है कि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली प्रूफ करो उसका पार्ट है नहीं, बल्कि अब कंप्यूटेबल की बात हो रही है। तो कंप्यूटेबल फंक्शन बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं तो क्या उसको ट्यूरिंग मशीन से कंप्यूट करा सकते हैं। तो कैन वी सिमुलेट दिस वन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। यानी अगर वो कंप्यूट हो जाएगा तो इसका मतलब एक्सेप्ट होगी, और कंप्यूट नहीं होगा तो इसका मतलब रिजेक्ट होगी। ये जुमला यहाँ पे उसने कहा है। कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है आउटपुट में, कि अगर ये कंप्यूट कर लेते हैं, यानी इसको सिमुलेट कर लेते हैं और ये कंप्यूट कर देगा तो एक्सेप्ट। यानी मिसाल के तौर पे आप अगर इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं और लूप में फंस गया यहाँ पे, तो ये बेसिकली रिजेक्ट हो जाए। आपने सिमुलेट तो कर लिया लेकिन ये इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब अगला सवाल यहाँ पे यही आता है कि ये कंप्यूटेशनल फंक्शन के अंदर कि is it true that for any function f there is a Turing machine m f that can be compute f। यानी क्या हर फंक्शन के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है? सवाल है यस और नो। ठीक है, क्या हर फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है क्या इसके लिए ट्यूरिंग मशीन जो है वो कंप्यूटेबल होगा? और हमें इसका आंसर देना है यस और नो में। तो ज़ाहिर है हमें तो ऐसा लग रहा है कि यस ही आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है। अभी इसने एक फंक्शन के बारे में कहा, इज अ फंक्शन इज, मिसाल इसको भी रोक के मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इफ इज दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, m टेंड्स टू f ऑफ m। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि मिसाल के तौर पे ये लिखा था हमने कि x, और इस x एज अ इनपुट था, यानी जिसको हम डोमेन कहते हैं, और बेसिकली f ऑफ x बेसिकली इसका रेंज है जो कि इसको कैलकुलेट करेगा। इसी तरह से इसने यहाँ पे ये भी पेश किया है कि m बेसिकली मशीन की डिस्क्रिप्शन है, और उसके बेसिस पे उसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है ये f ऑफ m। तो कहता है कि 1 इफ m ऑलवेज हॉल्ट ऑन एनी इनपुट। हॉल्ट का मतलब क्या, वो कंप्यूटेबल है। ठीक है, 0 इफ सम टाइम डज नॉट हॉल्ट। अगर ये हॉल्ट नहीं होता तो उसके लिए हम 0 देंगे, यानी लूप में फंस गया, आपने सिमुलेट कर दिया लेकिन कंप्यूट नहीं हो रहा। m इज डिस्क्रिप्शन, m ये जो m दिया गया है यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ tm है, यानी tm के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई है और वो उसको सिमुलेट कर रहा है, और उसके बेसिस पे आउटपुट जो है f ऑफ m की सूरत में वो देगा। अगर 1 आ रहा है तो कह रहा है इसका मतलब वो हॉल्ट हो रहा है, और अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब वो हॉल्ट नहीं हो रहा, यानी लूप में फंस गए। ठीक है, तो अब सवाल दोबारा ये आता है कि इज इट ट्रू फॉर
any function f there is tm f m of f, tm का नाम है, that can compute f. तो अब आपको इसको देखते हुए आंसर नजर आ रहा होगा कि ये जरूरी नहीं कि हर वक्त कंप्यूट कर सके, आप सिमुलेट तो कर देंगे लेकिन हो सकता है कि वो उसको कंप्यूट नहीं कर सके, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो लूप में फंस जाए, ठीक है। तो इट इज नॉट एसेंशियल कि हमारे पास जो है ये इसको भी मैपिंग कहते हैं सम टाइम, रिडक्शन वाले रिड्यूसिंग के चैप्टर में इसलिए कि मैपिंग हो रही है, एम से जो है वो एफ एम की मैपिंग है, इसलिए रिड्यूसिंग के चैप्टर के अंदर ये दिया गया। तो ये बात तय हो गई कि बेसिकली तमाम फंक्शन के लिए टीएम नहीं है, एक से जरूरी नहीं करता हो, यानी आप कंप्यूट करा सकते हो सकता है कि वो किसी वजह से हॉल्ट हो जाए। तो कहते हैं इसको प्रूफ करना है स्टेटमेंट को, कंप्यूटेशनल फंक्शन, इसको कंप्यूटेबल फंक्शन ज्यादा बेहतर वर्ड है जो कि हमारे टॉपिक में भी है, मैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कंप्यूटेशनल लिख दिया सुमन। तो कंप्यूटेबल फंक्शन, तो कंप्यूटेबल फंक्शन थ्योरम ये कहता है कि देयर आर नॉन कंप्यूटेबल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, स्टेटमेंट ये है। तो कैसे प्रूफ करना है इसको, ये देखना है कि इफ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट देयर आर नॉन कंप्यूटेबल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जिस तरह से हमने रिकॉग्नाइजर के बारे में कहा था कि तमाम के तमाम ट्यूरिंग मशीन डिसाइडर नहीं होते बल्कि कुछ रिकॉग्नाइजर भी होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर वो ये कह रहा है कि तमाम के तमाम फंक्शन जो है वो कंप्यूटेबल नहीं होते बल्कि कुछ जो है वो नॉन कंप्यूटेबल भी होते हैं। तो जो नॉन कंप्यूटेबल है उसके लिए प्रूफ करना है कि प्रूफ विल बी डन बाय द डायगोनलाइजेशन मेथड, इसको जो है वो डायगोनलाइजेशन मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब डायगोनलाइजेशन मेथड क्या होता है, हमने लास्ट क्लासों में कुछ डिस्कस किया था कि हम इसके लिए एक सिमुलेशन बनाएंगे और डायगोनलाइजेशन के तहत जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे दिस इज अ चार्ट ऑफ द ऑल कंप्यूटेबल फंक्शन, यानी अगर हमारे पास कंप्यूटेबल फंक्शन और हम एज्यूम करते हैं कि इसके लिए सारी ट्यूरिंग मशीन बना दी गई है, तो वो ये कुछ एक चार्ट यहाँ पे दे रहा है कि मिसाल के तौर पे दिस इज अ ऑल कंप्यूटेबल फंक्शन, यानी हमने क्लेम किया कि ये सारे कंप्यूटेबल फंक्शन है, कोई चीज रह नहीं गई है, सारे कंप्यूटेबल फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, f1 f2 f3 fi fn सो ऑन, ठीक है ना, m1 m2 m3 mi mn एंड सो ऑन। तो ये कहता है कि सारे के सारे बेसिकली ये जो है वो डायगोनलाइजेशन से हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास बेसिकली फंक्शन है और ये इसके इनपुट्स हैं कि f1 ऑफ 1 पे क्या होगा, f1 ऑफ 2 पे क्या होगा, f1 ऑफ 3 पे क्या होगा एंड सो ऑन। इसी तरह mi इसकी मशीन है और ये इसका फंक्शन है। तो fi ऑफ 1 पे क्या रिजल्ट है, fi ऑफ 2 पे क्या रिजल्ट है, fi ऑफ 6 पे क्या रिजल्ट है, सो ऑन। तो ये तो डायगोनलाइजेशन के अंदर हमने सारा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ लिखता भी तो इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा होता है, f1 ऑफ 1 आप कहते हैं कंप्यूटेबल है, f1 ऑफ 2 कंप्यूटेबल है, f मिसाल के तौर पर। तो दिस इज अ चार्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेबल फंक्शन, हमने यहाँ पे चार्ट दे दिया है तमाम कंप्यूटेबल, यानी क्लेम किया है कि तमाम फंक्शन कंप्यूटेबल हैं, ये क्लेम किया। व्हाट फंक्शन आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस टेबल, कौन से फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते होंगे इन टेबल के अंदर, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट नहीं करता, क्या देयर आर एग्जिस्ट दोज आर एग्जिस्ट इन डायगोनल, जो डायगोनल फंक्शन वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे इसमें, इसके अंदर। अब ये एक वर्ड है जो कि हम अभी आगे उसको प्रूफ करेंगे कैसे ये बात हो रही है। तो देखिए कहता है कि द फंक्शन एग्जिस्ट इन डायगोनल आर नॉट प्लेस इन टेबल, व्हाई, यानी जो डायगोनल में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। जो डायगोनल में एग्जिस्ट करते हैं वो टेबल में नहीं। डायगोनल में कौन सा फंक्शन है, f1 ऑफ 1 f2 ऑफ 2 n fn ऑफ n सो ऑन, इस तरह के फंक्शन जो डायगोनल के अंदर है वो बेसिकली वो कह रहा है कि इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा हमें याद होगा, आप अगर उसको पिछले रिवाइज करेंगे, डायगोनल है, अगर आप इसको पिछला रिवाइज करें तो डायगोनल में जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा वेरिएशन करके लिया जाए, जब हम इसको डायगोनल फंक्शन बनाते हैं तो वेरिएशन एक कम एक ज्यादा करके लेते हैं, आप शुरू की क्लासों में जाके देखिएगा डायगोनलाइजेशन में। तो हमने कहा कि अच्छा डायगोनलाइजेशन के अंदर मतलब f ऑफ 1 जो है वो इसके अलावा थोड़ा सा वेरिएट फंक्शन होगा, इसके अलावा थोड़ा सा वेरिएट फंक्शन